जय हिंद सोल्जर्स, स्वागत है आप सभी का आरबी सर यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत शानदार जबरदस्त पर्सनैलिटी से मैं आपको यहाँ रूबरू करवाने वाला हूँ, एक हकीकत से रूबरू करवाने वाला हूँ। यहाँ पर आप थंबनेल पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट। रियल हीरो वही होता है जो आपको सही गाइडलाइन दे सकता है, वो है सिलेक्टेड कैंडिडेट। एक सिलेक्टेड कैंडिडेट आज अपने स्टूडियो में मौजूद है। कैंडिडेट से सुनिए फेज 2 की पूरी कहानी। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अगर आप एयरफोर्स के एस्पायरेंट हैं, अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप इसको जरूर देखना, एंड तक देखना। और बेटा, ये जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दो। ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो देखिएगा, जो राजा राजा वही जो हकदार, राजा वही होगा जो हकदार है। वास्तव में राजा के हकदार है वही राजा होगा जिसने मेहनत की है, हर एक चीज को ढंग से किया है। तो मैं यहां पर फेज 2 में क्या होता है ये बताने के लिए कैंडिडेट हमारे सामने आए हैं। उनका मैं सबसे पहले उनको सामने इंट्रोड्यूस करने से पहले उनके काम की तरफ मैं आपको बताने वाला हूं। हमारे सामने कैंडिडेट का जो नाम है, ये यहां पर दिख रहा होगा, हिमांशु। तो हिमांशु राजौरिया जी यहां पर पधारे हैं। तो उनको मैं यहां सबसे पहले उनका एक बार रिजल्ट यहां पर कनेक्ट करने वाला हूं। ये रिजल्ट आपके पास में है अभी 2025 का, जो फर्स्ट इनटेक 2025 एयरफोर्स का लगा था। इनमें इनका एयरफोर्स एक्स ग्रुप का यहां पर स्कोर है, जो टोटल स्कोर है 39.38, यानी लगभग 39.38, यानी लगभग 40 नंबर से थोड़ा सा चूक गए हैं हिमांशु जी। मतलब लगभग बराबर आपके 39.38 मार्क्स है। और आपको इसके मार्क्स भी दिख रहे होंगे, इंग्लिश में 13 है, फिजिक्स में 11 है, और मैथ में 14 पॉइंट ये मार्क्स इसका है। टोटल 39.38 है। इन्होंने फेज 2 बिल्कुल क्लियर किया है। और इनका मैं आपको पुराना थोड़ा सा इतिहास बताने जाऊं, जस्ट पिछला इनटेक जो 2024 का इनटेक था वो भी इन्होंने दिया था। इनके जो मार्क्स है उसमें 48.68 थे। मतलब अब की बार इनके मार्क्स कम हो गए। पिछली बार नंबर 48.68 थे, अब की बार कम हो गए। तैयारी में हिकअप्स आते हैं, ऊपर नीचे चलता है, कई बार बच्चे के कॉलेज का एग्जाम होता है। इसमें क्या हुआ साहब, ये ड्यूटी ज्वाइन क्यों नहीं किए? इसमें साहब फेज 2 में आउट हो गए थे साहब। इसमें हिमांशु जी फेज 2 में बाहर हो गए थे। तो अब इनसे बड़ा अनुभव किसी के पास नहीं हो सकता। जो 48 नंबर लेके आता है बंदा पहली बार में, लेकिन फेज 2 आउट हो जाता है, दूसरी बार स्कोर डाउन हो जाता है, होते रहते हैं, अप डाउन चलता रहता है, कई बार पेपर का ऊपर नीचे, कॉलेज के एग्जाम, कई चीजें होती है। और दूसरी बार में फेज 2 बहुत अच्छे से क्लियर किया है। हालांकि फाइनल मेरिट आना बाकी है। आगे की जो चीजें होती है वो भविष्य के गर्त में होती है, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं है। 48.68 फोड़ने वाला बंदा पिछले इनटेक में, और इस इनटेक के अंदर आपके सामने 40 नंबर फोड़ने वाला बंदा हमारे स्टूडियो में मौजूद है। पिछली बार देखो, आप देख सकते हो, इंग्लिश में इनके 14 नंबर है, फिजिक्स में 13 नंबर है, मैथ्स में 20 नंबर है, 20.64। इतना अच्छा स्कोर इन्होंने किया है। चलो अब मैं आगे बताता हूं, इनका फेज 2 के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं फेज 2 के बारे में बताने के लिए इनको बुलाया गया है। तो ये इनका ग्रीन कार्ड है। ये बिल्कुल ऐसा होता है ग्रीन कार्ड है ऐसा होता है ग्रीन कार्ड। तो ये इनका ग्रीन कार्ड है। ये हिमांशु जी ये ग्रीन कार्ड लेके आए हैं, फेज 2 बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर करके आए हैं। अब मैं इनसे बुलाऊंगा कि आगे की क्या बातें हैं, क्या वहां होता है, हकीकत, पूरी की पूरी हकीकत वास्तव में ये बताएंगे। कितना इजी होता है, कितना टफ होता है, क्या है। तो मैं स्वागत करूंगा हिमांशु का। वेलकम। खुश रहो, खुश रहो। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आपको अपने फेज़ 2 की जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा सेंटर कहाँ था, मेरा फिजिकल फिटनेस टेस्ट कैसा हुआ, मेरा जीडी एक्सपीरियंस क्या था, मेरे मेडिकल में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा सेंटर फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ था। मेरा सेंटर अब की बार से आया था 2 ASC न्यू दिल्ली, जहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनका बिहेवियर और नेचर बहुत ही अच्छा था। और इससे पहले वाले इनटेक में मेरा सेंटर आया था 11 ASC गुवाहाटी, जहाँ पे मैं सिटअप्स आउट हो गया था उस थोड़ा सा चूकने के कारण। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले मेरे को करवाया गया 1.6 किलोमीटर रनिंग,
जो 7 मिनट में करनी थी। उसके बाद मेरे को 10 पुशअप्स करवाई गई। इसके लिए 1 मिनट दी जाती हैं और इसमें कोई 1 या 2 सेकंड का होल्ड रखा जाता है। फिर मेरे को करवाई गई 10 सिटअप्स। इसमें भी 1 मिनट दी जाती है और इसमें कोई होल्ड वगैरह नहीं रखा जाता, सिंपल सिटअप्स करवाई जाती हैं। और उसके बाद मेरे को 20 स्क्वाट्स करवाई गई। इसमें भी 1 मिनट में। पिछली बार मैं सिटअप्स में आउट हो गया था, थोड़ी चूक होने के कारण, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट था। और न्यू दिल्ली में बहुत ही अच्छे बिहेवियर वाले और नेचर वाले ऑफिसर्स थे। जो बच्चे कर रहे थे उनको ना तो टोका जा रहा था, और मेरे फिजिकल में कोई आउट नहीं हुआ, लगभग सब सिलेक्ट हो गए। पर गुवाहाटी वाले में बहुत से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट वो ऑफिसर्स थे। मेरा वहाँ पे सिटअप्स में थोड़ा सा पंजा हिलने के कारण मेरे को आउट कर दिया गया। अब अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरे टेंथ टेंथ की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड, और उसके अलावा जो भी आपने फॉर्म सबमिट करते टाइम जो जो डॉक्यूमेंट लगाए थे, जैसे कि एनसीसी का डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सेट्रा, ये सभी वहाँ पे प्रिंट आउट निकलवा के और ओरिजिनल लेके जाने थे। म- मैं अब आपको मेरे फेज़ 2 की जानकारी बता देना चाहता हूँ कि मेरे साथ फिजिकल में क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम वहाँ पे, मेरी रिपोर्टिंग टाइम था सुबह का 5:30, और मैं वहाँ पे 1 घंटे पहले पहुँच गया। और वहाँ पे हमें गेट पे 2 लाइन बना के खड़ा कर दिया गया, और हमें एंट्री के लिए हमारा डॉक्यूमेंट चेक किए गए। उसमें हमारा फेज फर्स्ट का जो एडमिट कार्ड है वो देखा गया, फेज सेकंड का एडमिट कार्ड है वो देखा गया, और उसके साथ आधार कार्ड देखा गया। फिर हमें एंट्री दे दी गई और अंदर ले जाके बैठा दिया गया। फिर थोड़े देर बाद हमें 4 ग्रुप्स में बांट दिया गया। वहाँ पे 250 कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग थी, जिसमें हमें 50-50 ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में बांट दिया गया। फिर उनको एक एक करके रनिंग के लिए ले जाया गया। वहाँ पे 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना था, जो कि सभी कैंडिडेट्स ने आराम से किया। अगर आपकी मेहनत की हुई है तो आप आराम से कर सकते हो, वरना थोड़ा चूक भी सकते हो। फिर हमारी रनिंग कंप्लीट, और वहाँ पे रनिंग से पहले गाइडलाइंस भी दी जाती हैं, बढ़िया तरीके से बताया भी जाता है कि कैसे आपको रनिंग करनी है, कैसा ट्रैक है, कैसे रोड है, रोड के ऊपर गड्ढे वगैरह हैं या फिर कोई ब्रेकर्स हैं या गाड़ी खड़ी है, मोड़ कितने हैं। उससे पहले आपको वार्म अप भी करवाया जाता है वहाँ पे, ताकि आप रनिंग के लिए तैयार रहें। फिर आपको रनिंग करवा दी जाती है। फिर हम वैसे ही रनिंग करके वहाँ पे लौटे तो हमें 5 मिनट का थोड़ा रेस्ट दिया गया, वार्म अप करवाया गया। पर ये मैं बताना चाहूँगा कि हर एएससी में नहीं होता है। तो कृपया, तो आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये सोच के ना जाएं कि हमें रेस्ट मिलेगा या फिर और कुछ दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा रनिंग के बाद में। तो आप तैयार रहें उसके लिए, क्योंकि रनिंग के जस्ट बाद भी आपको पुशअप, सिटअप्स और स्क्वाट्स निकलवा दी जाती हैं। कहीं एएससी में ऐसा मेरे साथ पिछली बार गुवाहाटी में हुआ था, रनिंग के जस्ट बाद मेरे साथ ये करवाया गया, उसके कारण मैं आउट हो गया। और फिर हमें 10 पुशअप्स निकलवाई जाती हैं, जिसमें आपको आगे जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको कैसे सिट पुशअप्स निकालनी है, कैसे करना है। तो आपको जैसे वो बताए तो आपको वैसे ही करना है, कोई अपनी तरीके से नहीं करना है, वरना आप आउट हो सकते हो। तो जैसे जैसे वो बताए जाए वैसे वैसे करना है। और होल्ड का ये है कि होल्ड वो 1 या 2 सेकंड का रखते हैं शुरू शुरू में, बाद में कोई होल्ड नहीं रखा जाता है। तो आप आराम से कर सकते हैं।
10 पुशअप्स निकलवाएंगे, आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 10 सिटअप्स करवाए जाएंगे। उससे पहले भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपको कैसे करना है, कितने मिनट में करना है, कितनी करनी है, और आपको धीरे धीरे करके वो करवा देंगे। फिर उसके बाद आपको 20 स्क्वाट्स करवाई जाएंगी। वो जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे करते जाना, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। वरना आपने कोई थोड़ी बहुत भी चूक की तो आप आउट हो सकते हो। ऐसा ही मेरे साथ पिछली बार हुआ। मैंने उनको इंस्ट्रक्टर को सही से देखा नहीं, जिसके कारण मैं सिटअप्स मारते मारते टाइम मैं बाहर हो गया। और अब की बार मैंने अच्छे से इंस्ट्रक्टर को देखा। मैंने मेरा पूरा 100% दिया है फेज़ 2 में। बल्कि जो दिल्ली वाले ऑफिसर थे वो बहुत ही नेचर के, बिहेवियर के बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने किसी को फेज़ 2 के पीएफटी में बाहर नहीं किया। हाँ, हमारे ग्रुप में एक बंदा रनिंग आउट हो गया था, वो थोड़ा गिर गया था और उसके थोड़ा ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होने के कारण वो रह गया। और बल्कि जितने भी कैंडिडेट्स थे सारे पीएफटी क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद हमें सारे ग्रुप्स को वापस वहीं ले जाया गया जहां हम पहले बैठे थे। फिर वहां पे हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए ओरिजिनल। और फिर हमें जो प्रिंट आउट्स मंगाए थे उनके, फिर उनको 3 सेट्स में स्टेपलर करवाया गया और फिर एक एक करके उनको ले लिया गया। फिर उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट भी दिया गया। उसके लिए वो जो आपको जिसको भी लेना होता है वो पैसे दे के वहाँ से ले सकता है। वो कोई वो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपको लेना ही है, आपकी मर्जी है तो आप ले सकते हो उनको पैसे दे करके। फिर आपका ब्रेकफास्ट आपको मिल जाएगा। तो हमें ब्रेकफास्ट दिया गया। फिर हमें थोड़ी देर बाद बैठा करके जीडी के ग्रुप्स में बांट दिया गया। फिर एक एक करके हमारा जीडी के लिए हमको जीडी के लिए ले जाया गया। तो हमारा जीडी लगभग टू एएससी न्यू दिल्ली में 9 बजे स्टार्ट हो गया था और शाम को कुछ 4 बजे तक चला सभी ग्रुप्स का। लगभग टाइमिंग जीडी की 45 मिनट भी हो सकती है, 1 घंटा भी हो सकती है। वो ऑफिसर्स पे डिपेंड है कि वो क्या टॉपिक दे रहा है आपको और कैसा दे रहा है। अगर उसको आप अच्छा बोल रहे हो, अच्छे तरीके से कर रहे हो, अगर उसका इंटरेस्ट है सुनने में, तो वो आपको 1 घंटे से ज़्यादा भी ले जा सकता है। वरना वो आपको 45 मिनट 1 घंटे में छोड़ देगा। आपके बैच को वो 1 घंटे में छोड़ देगा। फिर उसके बाद हमें जैसे जैसे जीडी के लिए ले जाया गया, फिर हमें हमारा जीडी हुआ। फिर हमारा ग्रुप सबसे लास्ट में था, तो हमारा जो बैच था वो सबसे लास्ट में गया। हमारा टॉपिक आया था बाय नाउ पे लेटर का। बाय नाउ पे लेटर का हिंदी मीन होता है कि अभी खरीदो बाद में भुगतान करो। मतलब ये एक शॉर्ट टर्म है जो अलाउ करती है कस्टमर को थिंग्स को परचेज करने में, और बाद में इंस्टॉलमेंट में पैसे देना या फिर बाद में धीरे धीरे करके पैसा देना, जो कि बहुत ही अच्छा है मिडिल क्लास लोगों के लिए। हमने ऐसा ऐसा कुछ उनको बताया और हम गए वहाँ पे। जैसे ही हम जीडी के लिए गए, वहाँ पे हमारे लिए चेयर डाली हुई थी। हमें चेयर्स पे बैठा दिया गया और फिर हमें एक एक करके पूछा गया। हम वहाँ पे ग्रुप हमारे बैच में 16 बंदे थे जो कि आगे बैठा दिए गए। फिर आगे जो 2 ऑफिसर्स बैठे थे उन्होंने हमें हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में भी बताया कि क्या होगा आपके साथ, हम कैसे करेंगे, कैसे आपको करना है। फिर उन्होंने जैसे जैसे बताया, फिर उन्होंने कंप्यूटर में क्या किया, वो वॉइस चला दी। और फिर वो वॉइस जैसे जैसे आई, हमें उससे पहले हमें 2 सीट दी गई। एक रफ सीट दी जाती है, एक फेयर सीट दी जाती है। रफ सीट दी जाती है उसमें आपको जैसे वो कंप्यूटर में बोलती है वो लिखना होता है। फेयर सीट में आपको अच्छे से आपकी हैंड राइटिंग में आपको बना करके अच्छे से लिखना होता है। तो हमें रफ सीट और फेयर सीट दी गई और हमें बताया गया कि कैसे करना है। उन्होंने वो चलाए, फिर वॉइस चलाई। उसके बाद हमने लिखना शुरू किया। हमें 10 मिनट दी गई, हमने लिखा। हम फिर हमें फेयर सीट के लिए 10 मिनट दी गई, हमने उसे फेयर सीट में बनाया। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही 10 मिनट लो फेयर बनाते टाइम। आप आराम से 6 या 7 मिनट में कंप्लीट कर रहे हो तो आप आराम से उसको वापस पढ़ भी सकते हो, ताकि वो आपको याद हो जाए और आपको बोलने में आसानी हो। तो मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने 6 या 7 मिनट में कंप्लीट कर लिया। फिर बाकी बचे हुए टाइम में मैंने उसको पढ़ा और मैं आराम से बोल पाया।
तो आपको सिर्फ यही करना है। फिर हमें एक एक करके हमारे चेस्ट नंबर को बोला गया कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है और आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे कैसे देना। हमको एक एक मिनट दी गई सबको, और उसमें हमें इंट्रोडक्शन में सिर्फ हमारे इंट्रोडक्शन में जो हमें ऑफिसर ने कहा था हमने वही बोला। हमें सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आपको अपना नाम और आपको पैलेस ही बोलना है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। तो हमने अपना नाम और पैलेस बोला। फिर उसके बाद हमें टॉपिक के ऊपर शुरू कर दिया बोलना, और फिर जैसे जैसे करके हमें एक एक करके बोला गया। फिर उसके बाद हमें ग्रुप डिस्कशन के लिए बोला गया, तो हमने डिस्कशन चालू किया। मैंने उसमें 2 या 3 बार पार्टिसिपेट किया, तो ताकि कम से कम 2 या 3 बार पार्टिसिपेट करने से इम्प्रेशन बनता है ऑफिसर का, ताकि आप सिलेक्ट हो सको। तो 2 या 3 बार तो कम से कम आप पार्टिसिपेट करो। फिर उसके बाद हमें हमारे 16 बंदे थे बैच में, उनके 8-8 करके ग्रुप बना दिए गए। फिर हमारे वाले 8 बंदों को बोलने के लिए बोला उन्होंने, तो हमने डिस्कशन किया। फिर अगले जो 8 बंदे थे उन्होंने डिस्कशन किया। फिर उसके बाद उन्होंने 4 बंदों के ग्रुप बना दिए। फिर उसके बाद हमने 4-4 के बीच में डिस्कशन किया। ऐसे ऐसे करके हमारा पूरा हो गया। फिर उसके बाद हमें कंप्लीट होने के बाद बाहर भेज दिया गया हमारे बैच को। और फिर थोड़ी देर बाद हम वहाँ पे बाहर आए बैठे। फिर उसके बाद हमें खाना भी दिया गया वहाँ पे, और जो खाना लेना चाहता था वो वहाँ पे खाना खा भी सकता था। फिर उसके बाद हमारा 4 बजे तक जीडी चला। फिर 1 घंटे बाद हमारा रिजल्ट सुनाया गया। रिजल्ट सुनाते गए, वो ऐसे नहीं बताते हैं रिजल्ट सुनाते टाइम कि कौन आउट हुआ है, कौन अभी हम सिलेक्ट हुआ है। वो जिसका चेस्ट नंबर बोलेंगे उसको दूसरी जगह बैठा दिया जाता है, और जो जगह नहीं बोले वो वहीं बैठा रहे। तो हमें ना बताया गया कि कौन सिलेक्ट है कौन नहीं सिलेक्ट हुआ है। जिसका चेस्ट नंबर बोला उन्होंने वो सारे अलग जाके बैठ रहे थे। और फिर जिन जिनका चेस्ट नंबर बोला उनके बाद उन्होंने बताया कि आप सब सिलेक्ट हैं, वो सब बाहर हो चुके हैं। फिर हमें सबको एक एक करके एडमिट कार्ड दिए गए मेडिकल के लिए, और हमारा चेस्ट नंबर बताया गया। मेडिकल का चेस्ट नंबर अलग होता है। फेज़ 2 का पीएफटी के लिए चेस्ट नंबर अलग होता है, मेडिकल के लिए हमें अलग चेस्ट नंबर दिया गया। फिर हमारा जो बाकी का डॉक्यूमेंट बचे थे वो वेरीफाई किए गए, और जो हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए थे उनको वो हमें वापस कर दिए गए। फिर उसके बाद हमें 6 बजे तक वापस बाहर आ गए वहाँ से। हमारा सारा कंप्लीट हो चुका था। फिर मुझे 8 दिन बाद मेडिकल के लिए गुवाहाटी में जाना था, गाजियाबाद हिंडन में जाना था, जहाँ मेरा 11 AFH गाजियाबाद हिंडन में 1 तारीख को मेरा मेडिकल था। वहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले मेरा 6 बजे की रिपोर्टिंग टाइम था। 6 बजे मुझे रिपोर्ट करना था वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने वहाँ पे रूम वगैरह ले लिया। फिर मैंने 6 बजे मैं जाके वहाँ पे गेट पे खड़ा हो गया। वहाँ पे गेट था, वहाँ पे हमें बुलाया था। वहाँ पे भी हमसे डॉक्यूमेंट चेक किए गए एंट्री के लिए। जो हमें मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड वहाँ पे दिया गया था, वो उसमें हमें बोला गया कि ये डॉक्यूमेंट आप निकाल लो, आधार कार्ड निकाल लो। फिर हमें एंट्री दी गई। फिर जैसे ही हम एंट्री ली, वहाँ पे एक बस आई और बस में बैठा के हमें मेडिकल के लिए ले जाया गया। तो वहाँ पे मेडिकल में सबसे पहले हमने जो ट्राउजर्स पहने थे और ये पहने थे वो निकाले, जूते निकाले, फ़ोन वगैरह था वो सारे बैग में रखे और वो सारे साइड में रख दिए। सिर्फ हमें एडमिट कार्ड मेडिकल का एडमिट कार्ड अंदर ले जाने दिया गया, उसके साथ एक पेन। फिर हमें अंदर बैठाने के बाद हमें 2 सैंपल बोतल्स होती हैं ब्लड की, वो दी गई। और मेडिकल के लिए वो बताते हैं कि मेडिकल से 12 घंटे पहले कुछ हमें खाना नहीं है, और उससे पहले 12 घंटे पहले तो कुछ खाना ही नहीं है। तो हमें खाली पेट जाना था, तो हम खाली पेट गए वहाँ पे। और हमें 2 सैंपल बोतल्स दी गई, बोतल जो छोटी बोतल आती हैं ब्लड के लिए, और एक यूरिन के लिए बोतल दी गई। फिर हमने एक एक करके हमारे बैच बनाए वहाँ पे भी, 10-10 15-15 के हमारे 45 वहाँ पे रिपोर्टिंग थी, तो हमारे 15-15 के 4 ग्रुप बना दिए गए। तो वहाँ पे 3 ग्रुप बना दिए गए। तो वहाँ पे थोड़ी देर में हमें एक एक करके हमारा ब्लड लिया गया, खाली पेट ब्लड लिया गया जो शुगर टेस्ट के लिए होता है। फिर हमें यूरिन के लिए बोला गया, तो हमने यूरिन डाल के वहाँ पे रख दिया।
फिर उसके बाद हमें अंदर ले जाया गया, फिर थोड़ी देर बाद हमें ब्रेकफास्ट के लिए ले जाया गया। सेम वही प्रोसेस थी। वो पैसे जिनको लेना है वो पैसे दो और ब्रेकफास्ट खाओ, खाना खाओ। वो सिर्फ वही वहाँ ऐसा ही था। तो अपन हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। फिर उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट करवाने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद हमें एक्सरे के लिए ले जाया गया। वहाँ पे हमारा एक्सरे हुआ। फिर हम वापस आए। फिर हमारा जो हाइट है, वेट है, लेंथ लेग है, और जो ये बीपी है, ये सब कुछ वहाँ पे चेक हुआ हमारा। उसके बाद हाइट वेट इनके बाद चेक होने के बाद हमें ये वापस वापस ब्लड लिया गया हमारा नाश्ते के बाद। फिर हमें ले जाया गया वापस नोज चेक करने के लिए, जो डीएनएस का चेक होता है वहाँ पे ले जाया गया। तो वहाँ पे डीएनएस के लिए हमें ले जाया गया। फिर वहाँ पे भी होने के बाद फिर हम वापस आ गए। फिर हमें हमारी ईसीजी के लिए एक एक ग्रुप को ईसीजी के लिए बुलाया गया। तो हमारी ईसीजी हुई। हाँ, ईसीजी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ईसीजी में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे आप अगर घबराओगे तो आपकी हार्ट रेट ज़्यादा आएगी। हार्ट रेट ज़्यादा होने के कारण आपको दिक्कत होगी, उसके कारण आपकी ईसीजी एबनॉर्मलिटी आ सकती है। हाँ, वहाँ पे आपको ऑफिसर्स गाइड करेंगे कि आपको घबराना नहीं है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रखना है, हो जाएगा सब कुछ। वहाँ पे कॉन्फिडेंस रखना है बस। आपको गाइड किया जाएगा। अगर आप घबरा रहे हैं तो आपको ऑफिसर्स बोलें भी ये कि आप घबरा रहे हो तो आप थोड़ी देर बाद में करवा लेना, इसके पहले इनका कर देता हूँ। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जिन जो जो घबराहट हो रही थी जिन जिन बच्चों को, उनको बाद में लेटा दिया गया और फिर उनका बाद में वापस ईसीजी निकाला गया। तो धीरे धीरे करके सबका ईसीजी भी हुआ। फिर उसके बाद हमारा आई टेस्ट हुआ। आई टेस्ट में हमारा जो कलर विजन टेस्ट होता है वो हुआ, और जो क्लोज साइट होती हैं वो भी, उसके लिए वो छोटी सी बुक रखते हैं, उसमें वो पढ़वाते हैं। फिर हमारा डिस्टेंस वाला हुआ, वो सामने बोर्ड लगा था, हमें वहाँ पे देख के बोलना था। और हमारे एक एक आंख पे या गत्ता वगैरह या पेज वगैरह लगाते हैं वो, और एक वहाँ पे बोर्ड के पास बैठा रहता है। वो बोलता है कि ये बताओ ये बताओ ये बताओ, तो आपको एक आंख से देख के बताना होता है। फिर उसके बाद दूसरी आंख पे लगाते हैं, ऐसे ऐसे चलता है। फिर मेडिकल में जैसे जैसे प्रोसेस चलती रही, फिर उसके बाद में हमारे प्राइवेट पार्ट्स भी वहाँ पे चेक हुए। जो दिक्कत थी उनको दिक्कत भी दी गई, दिक्कत भी थी उनको कईयों को, और वहाँ पे हमारे प्राइवेट प्राइवेट पार्ट्स भी चेक हुए। फिर हमारे वहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करवाई गई। एक्सरसाइज इसलिए करवाई गई ताकि हमारे जो हाथों में पसीना वगैरह आता है या कंपन वगैरह होता है, और जैसे पैरों में कंपन होता है, पैरों में जो वेन होती है वो बाहर निकल जाती है, उसको देखने के कारण हमें को एक्सरसाइज करवाई जाती है वहाँ पे। तो जिन जिन का ये दिक्कत थी उनको वहाँ पे पॉइंट्स बनाए गए और उनको पॉइंट्स दिए गए। तो ये सब हमारे मेडिकल में धीरे धीरे हुआ। जैसे कि आपको मैंने बताया, मेडिकल में ये सब हुआ। फिर धीरे धीरे हमारा चलता रहा। फिर थोड़ी देर बाद हम वहाँ पे बैठे रहे। फिर 1 डेढ़ घंटे के बाद हमारा रिजल्ट सुनाया गया। तो रिजल्ट में भी यहाँ भी ऐसा ही था कि हमें कुछ नहीं बताया जाता है कि आप सिलेक्ट हो, आप सिलेक्ट नहीं हो। तो वो जैसे जैसे चेस्ट नंबर बोलेंगे उनको अलग बैठा दिया जाता है, और जिनको चेस्ट नंबर नहीं बोला जाता वो वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो हम वहाँ पे 44 की रिपोर्टिंग थी, एक अब्सेंट था, तो हम वहाँ से सिलेक्ट हुए थे। जिनको ग्रीन कार्ड मिला था वहाँ पे हम 18 बंदे को 18 बंदों को ग्रीन कार्ड मिला, बाकी बचे उनको रेड कार्ड दे दिया गया। वहाँ पे रेड कार्ड देने वालों बच्चों को अलग उनका प्रोसेस होता है, उनको और फॉर्म्स भरवाए जाते हैं। और जिनका ग्रीन कार्ड मिलता है उनको कोई काम नहीं करवाया जाता, बाद में सिर्फ उनको बैठा रहना होता है। फिर सबको साथ में छोड़ दिया जाता है। हाँ, मेडिकल में बहुत बच्चों को चैलेंज आता है, तो आप कृपया करके यही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप घबराएं नहीं। आप अगर घबराओगे तो वहाँ पे आपको ईसीजी में पॉइंट ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो आपको घबराना है ही नहीं बिल्कुल भी वहाँ पे। जैसे जैसे वो बताएंगे आपको इंस्ट्रक्शन भी देंगे कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको हम वो जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करना है, आराम से रहना है वहाँ पे। हाँ, सब कुछ देंगे आपको, खाना भी देंगे वहाँ पे, ब्रेकफास्ट भी देंगे। ऐसा ऐसा वहाँ पे होता रहेगा। और हमारे फेज़ 2 में जैसे 250 की रिपोर्टिंग थी, तो हमारे को वहाँ पे लगभग 30 बंदों को जीडी आउट किया गया था। और पीएफटी में हमारे सभी सिलेक्ट हो गए थे, एक बंदा था वो, उसके दिक्कत होने के कारण वो आउट हुआ। मेडिकल में थोड़ा चैलेंज आता है, तो आप मेडिकल में तो बिल्कुल भी ना घबराएं। धीरे धीरे सब कुछ होगा, अच्छा होगा। अब
हम आपको मेरी तरफ से रिटर्न के लिए सजेशन बताना चाहता हूँ। तो रिटर्न के लिए सजेशन यही है कि पहले तो आरबी सर हैं, वो मैथ्स के बहुत ही अच्छे टीचर हैं। मैंने इनका जितना भी कंटेंट इन्होंने दिया था, मैंने सारे क्वेश्चन इनके किए, सारा जो इनका कंटेंट था, जो इन्होंने हमें प्रैक्टिस करवाई, वो बहुत ही अच्छी थी। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप इनसे एक बार ज़रूर पढ़ के देखें। आप और आप बाकी सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से। अब फेज़ टू के बारे में यही बताना चाहूँगा कि फेज़ टू में आप जैसे जैसे आपको बताया जाएगा वैसे वैसे ही करना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप घबराओगे तो फेज़ टू में आपको दिक्कत आ सकती है, और आप की जितनी तैयारी होगी आप उतना अच्छे से कर पाओगे। तो आप तैयारी ज़रूर करें फेज़ टू की, रिटर्न के साथ साथ फेज़ टू की भी तैयारी रखें, और बिल्कुल घबराएं नहीं। सब अच्छे से होता है वहाँ पे। सब जो ऑफिसर्स होते हैं आपको गाइड भी अच्छे से करते हैं, सबका नेचर भी अच्छा होता है। आपको वो निकालने के लिए नहीं बैठे हैं वहाँ पे, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, सबको सिलेक्ट करते हैं वो। धन्यवाद, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा।